हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज पाठ्य पुस्तक में लेंगे प्रस्तुतिकरण, यानी पाठ्य पुस्तक में जो लिंग के प्रति जो विभेद है जो इसमें दिया गया है, इसके पक्ष में क्या है, इसके बारे में अध्ययन करना है। तो यह हम लोग का टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों में लिंग आधारित पक्षपात मतलब भेदभाव। यहाँ पे देखते हैं पाठ्य पुस्तकों में लिंगीय प्रतिनिधित्व या पक्षपात निम्न उदाहरणों से समझाया जा सकता है। इसको अब उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला है, पाठ्य पुस्तकों में सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता की अभिव्यक्ति। विशेष तौर पे पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान, जिसे विद्यालयों में आधिकारिक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हाँ, जो पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान होता है उसको आधिकारिक विद्यालय में आधिकारिक भाषा के रूप में इसका प्रयुक्त किया जाता है। का विश्लेषण इस संदर्भ में करना आवश्यक हो जाता है कि किसी तरह पाठ्य पुस्तकों के सामाजिक लिंग आधारित वास्तविकता को अभिव्यक्त करती है। वे कौन सी विशेषताएं हैं जो पुस्तकों में अभिव्यक्त होती है तथा नारीत्व व पुरुषत्व आधारित व्यवहारों को मजबूत करती है। महिला को उनकी परंपरागत भूमिका के रूप में दिखाया जाना। ठीक है। पाठ्य पुस्तक विश्लेषण हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ का जो रूपरेखा 2005 में जो एनसीएफ निकला हुआ था, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 द्वारा निर्मित कक्षा 7 की नागरिक शास्त्र की पुस्तक सामाजिक व राजनीतिक जीवन 2 को देखें। यह पुस्तक कुल 5 इकाइयों में समाहित है, 10 अध्याय से युक्त है। समाज में व्याप्त असमताओं की चर्चा कहानी व चित्रों के माध्यम से की गई है। यहाँ जो बात ध्यान देने योग्य है वह है कि पाठ्य के आरंभ में 13 चित्रों को दिखाया गया है, जिसमें से 6 चित्र महिलाओं पर आधारित है। इसमें एक महिला शिक्षक के रूप में 2 घरेलू कामगार, एक गृहिणी, परामर्शदाता व मीडिया कर्मी के रूप में दिखाई गई है। जेंडर लेंस से देखने पर यह प्रतीत होता है कि महिलाओं को उनकी परंपरागत भूमिका के रूप में ही दिखाया गया है, जबकि पुरुषों को उद्योगपति, सरकारी अधिकारी, व्यापार कारीगर, छात्र, किसान, बेरोजगार के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे इसमें देखा जाता देखने पर यह हमें मालूम होता है कि इसमें जिसमें 6 चित्र महिलाओं पर आधारित है, इसमें महिला शिक्षिका के रूप में या घरेलू कामगार, एक गृहिणी, परामर्शदाता व मीडिया कर्मी के रूप में दिखाया गया है। यानी महिलाओं की भूमिका ज़्यादा नहीं दिखाया गया है, इन्हें परंपरागत भूमिका के रूप में ही दिखाया गया है। ठीक है, जो परंपरा में चली आ रही है। लेकिन पुरुषों को अनेक रूपों में दिखाया गया है, जैसे कि पुरुष उद्योगपति है, सरकारी अधिकारी है, व्यापारी है, कारीगर है, छात्र, किसान, बेरोजगार के रूप में दिखाया गया है। इस तरह पुरुषों की प्रधानता यहाँ पे दी गई है।
तीसरा पुरुषवादी विचारधारा की अधिकता। अधिकतर पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि औपचारिक विद्यालय पाठ्यक्रम में पुरुषवादी विचारधारा अधिक पाई जाती है, वह महिला पक्ष की उपेक्षा की गई है। लैंगिक भेद को दर्शाती पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को विद्यालय में आधिकारिक ज्ञान के रूप में देखा जाता है। इसमें जो ज्ञान सूचना, भाषा, चित्र आदि से प्रस्तुत किए गए हैं वह लैंगिक भेदों को दर्शाते हैं। जेंडर के अनुसार विषयों का विभाजन। यह पाया गया है कि विद्यालयों में लड़कियों को 11वीं कक्षा के अतिरिक्त विषय के रूप में सौंदर्य कला, सिलाई कढ़ाई, पेंटिंग व पाक कला में से एक को चुनना होता है, जबकि लड़कों को बेसिक कंप्यूटर, टाइपिंग, पेंटिंग में से एक को चयन करते हैं। या चयन होता है, ठीक है। कुछ विद्यालयों में गृह विज्ञान, होम साइंस बालिकाओं के लिए अनिवार्य होता है, जबकि बालक के उसके बदले शारीरिक शिक्षा का चयन कर सकता है। विषयों के चयन के अवसर को लेकर इस प्रकार के दोहरापन से यह सवाल उठता है कि क्योंकि बालिकाओं को ऐसा ही विषयों को प्रशिक्षण देने पर बल दिया जा रहा है जो जेंडर विभक्त समाज की भूमिका निर्धारण करते हैं। यहाँ यह कहना गलत होगा कि विषयों का यह विभाजन मात्र ज्ञान के वितरण का मसला नहीं, बल्कि यह भविष्य की भूमिका का निर्धारण का भी मामला है। यहाँ इसमें दिखाया गया है कि बालिकाओं जो है वह सौंदर्य कला, कढ़ाई, पेंटिंग, पाक कला को विषय को चुनती है, जबकि लड़कों को बेसिक कंप्यूटर, टाइपिंग, पेंटिंग में से एक का चयन करना होता है। यानी लड़कों के लिए कुछ अलग है और लड़कियों के लिए यह देखा जाए तो इस तरह का सब्जेक्ट मेन रूप से अनिवार्य ही माना जाता है। यहाँ पे गृह विज्ञान बालिकाओं के लिए अनिवार्य ही कर दिया गया है। कुछ विद्यालयों में देखा जाता है कि लड़कियों के लिए होम साइंस है, क्योंकि लड़कियां हैं तो होम साइंस, घर की खाना पकाना, इस तरह का आदि में इंटरेस्ट रुचि रखते हैं, तो इस तरह से यह अनिवार्य है। जबकि बालकों को उसके बदले में शारीरिक शिक्षा, यानी बालक जो है वो फिजिकल रूप से काम कर सकते हैं। बालक जो है फिजिकल काम कर सकता है और उसमें इंटरेस्ट रख सकता है। छठा पॉइंट है पुस्तकों को में पुरुष नेताओं को ही दर्शाना। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक में जो पुरुष नेताओं को ही दर्शाना के रूप में दर्शाया गया है। राज्य पर आधारित पाठ्य पुस्तकों के लिए जिस शख्सियत को बहुत दमदार के रूप में दिखाया जाता है, जो शासन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के विरोध पर ऊंची आवाज़ में मांगा करता है, वह एक पुरुष नेता होता है। यहाँ पर भी जेंडर भेद नज़र नहीं आता? क्या राजनीतिक सम्मेलनों, सरकार विरोधी प्रदर्शनों या नेता के रूप में महिला को दिखाकर छात्र-छात्रिकाओं की अलग तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती थी? यह प्रश्न चिंतनीय है, ठीक है। 7वां
महिलाओं को निर्धारित भूमिका में ढालने के उद्देश्य की पूर्ति। भारतीय शिक्षा की अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हुए करुणा चन्ना कहती है कि हालांकि महिलाओं की, इसमें करुणा चन्ना एक लेखक होंगी या शिक्षाविद होंगी जो महिलाओं के बारे में कुछ बताना चाह रही हैं। हालांकि महिलाओं की शिक्षा ने 19वीं सदी के पूर्व में ही समाज सुधारकों को अपनी ओर आकर्षित किया, लेकिन 19वीं सदी के अंत में ये आवाज़ें तेज हो गई। इस समय शिक्षित लोग विवाह के लिए शिक्षित लड़कियों को तरजीह देने लगे। अन्य तथ्यों के साथ इस तथ्य ने भी लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया और अभिभावकों को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया। अंततः पुनः स्थित सेवा सदन जैसे स्वयं सेवी संगठनों द्वारा संचालित विद्यालय लड़कियों को भाषा की शिक्षा देने के अलावा संगीत, गृह विज्ञान, प्राथमिक उपचार, नर्सिंग आदि में भी शिक्षा देने लगे। यहाँ तक मुख्य विचार यह था कि लड़कियों को पत्नी और माँ बनना, अतः स्कूली शिक्षा ऐसे ही हो जो उन्हें अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से अदा करने के लिए प्रशिक्षित करें। ठीक है, इस प्रकार सभी के प्रयासों ने महिलाओं के शिक्षा की बात की। वहीं उन्होंने विद्यालय पाठ्यक्रम के जरिए पारंपरिक भूमिका को सुदृढ़ करने की, महिलाओं को शिक्षित करने के पीछे उन्हें ज्ञान देने की मंशा से अधिक उन्हें उनकी निर्धारित भूमिका में ढालने का उद्देश्य अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, पाठ्य पुस्तकों द्वारा सामाजिक लिंग तैयार करना। पाठ्य पुस्तक में बहुत ही बढ़िया तरीके से यह बताया गया है कि किस प्रकार एक लड़का यानी लड़का और लड़की में सामाजिक लिंग तैयार किया जाता है। कहानी के जरिए घर के काम का महत्व बताया गया है, परंतु किसी भी वाक्य या चित्र के माध्यम से छात्राओं को यह नहीं बताया गया है कि घरेलू कार्य महिलाओं के ही माने जाते हैं, जबकि एक पुरुष भी उन सभी कामों को उतनी ही निपुणता से कर सकता है। पाठ्य पुस्तकीय विश्लेषण के संदर्भ में यूनेस्को द्वारा 2004 में एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। इस्लामाबाद के स्कूली पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों के जेंडर विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या गहराई और मजबूती के रूप में वर्चस्व को प्रदर्शित करती है। व्यक्तित्व की सूची जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित है उनमें 7.7% महिलाएं थी और उनमें अधिकतर मुस्लिम इतिहास से संबंधित थी। कक्षा 1 से 10 तक पुस्तकों में महिलाओं की कुछ किरदारों को उनका प्रतिशत मात्र 21.1 है। इस प्रकार कई अन्य शोध से अध्ययन से यह दर्शाता है कि विद्यालय में औपचारिक छद्म पाठ्यक्रम लड़कों और लड़कियों के मध्य विषयों के चयन संबंधित निर्णयों में जेंडर आधारित विचारों को चुनौती देने के बजाय इसमें बनाए रखने पर बल देती है। जो कारलेकर अपने अध्ययन में बताते हैं कि विद्यालय में विज्ञान व गणितों को पुरुषत्व विषय के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह विज्ञान पाठ्यपुस्तक महिलाओं की भूमिका नगण्य है, यानी महिलाओं की भूमिका को नगण्य कर दिया है। मैथ होता है जो पुरुष, मैथ और विज्ञान विशेषतः यहाँ पुरुषों को ही मान्यता दी गई है। इस महिला का यहाँ भूमिका नगण्य माना गया है, जो यह ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको समान रूप से यह
शिक्षा का प्रदर्शक शिक्षा देने के लिए उनको सकारात्मक सोच देनी चाहिए और उन्हें आगे बढ़ने पर जोर दिया जाए। ठीक है। 21वीं सदी के बदले समाज परिवेश में एक स्वतंत्र चेतना युक्त नारी को गढ़ने के लिए शिक्षा से अधिक संवेदनशील होने की ज़रूरत है। इसके लिए विद्यालयी वातावरण में जेंडर असमानता पर प्रकाश डालने की आवश्यकता है और यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्यालय के समाजीकरण में सीधा एवं बहुत गहरा संबंध है। अतः आवश्यकता है कि विद्यालयी वातावरण को लिंग संवेदनशील बनाने की जो स्त्री की उचित न्यायपूर्ण एवं मानवीय छवि को विकसित करें। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम अर्थात पाठ्य पुस्तकों में इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है कि लैंगिक समानता के दृष्टिकोण विकास करने वाली विशेष सामग्री का समावेश हो तो निश्चित रूप से ही स्वास्थ्य मानसिकता लेकर बच्चों का विकास होगा। इसका कारण यह है कि पाठ्य पुस्तकों में एकमात्र ऐसा साधन है जो विद्यालय जाने वाले प्रत्येक बच्चे को सुलभ होती है और पाठ्य पुस्तकों की एकमात्र ऐसी संधान है जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक शिक्षक के पास उपलब्ध होता है। शिक्षा भले ही शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किसी भी सहायक सामग्री का उपयोग न करे पर पाठ्य पुस्तक का उपयोग तो प्रत्येक शिक्षक करता ही है। यानी पाठ्य पुस्तक का प्रयोग प्रत्येक शिक्षक पढ़ाने के समय करता है। ठीक है। एनसीईआरटी के अनुसार नई पुस्तकें लिखते और तैयार करते समय इस बात का ध्यान में रखना होगा कि बच्चों को कम उम्र से ही जेंडर संवेदनशील बनाना है तथा उन्हें जेंडर पक्षपात से दूर रखना है क्योंकि इससे संपूर्ण भावना और विद्यार्थियों महसूस कर सके कि महिलाएं पुरुषों से कम योग्य समर्थ हैं। इस सोच का कोई आधार नहीं है। वर्तमान समय में उठने वाले मुद्दों के आधार पर कहा जा सकता है एनसीईआरटी 2005 में प्रस्तावित सुधार स्वतः योग्य है, लेकिन अभी भी पाठ्य पुस्तकों और पाठ्यक्रमों में जेंडर पक्षपात को कम करने की आवश्यकता है। यानी 2005 में जो राष्ट्रीय शिक्षा फ्रेमवर्क जो बना था, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो उसमें सुधार करने की ज़रूरत है और अभी तक जो भी चल रहा है उसमें लैंगिक पक्षपात को कम करने की ज़रूरत है। अब अगला टॉपिक है पाठ्य पुस्तकों में लिंग पक्षपात को कम करने के लिए सुझाव। ठीक है। यह सुझाव विभिन्न पुस्तकों और इसी में दिया गया है, तो इसको बाद में देखेंगे। तब तक के लिए बस यहीं तक पढ़ेंगे।